चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1। राइट, अगर आप लोगों ने अभी तक आगे का वीडियोस नहीं देखा क्लास 11 तो प्लीज़ अभी चाहिए और आगे के वीडियोस आप लोग देख सकते हो, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, राइट, विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अब देख लीजिए क्लास 11 का अकाउंटेंसी क्या है, आपके लिए पूरा एक नया सब्जेक्ट है। राइट, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पहले कभी पढ़े नहीं है। राइट, सो मेक श्योर आप लोग यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। राइट, पहले वीडियो से स्टार्ट करें ताकि आपको क्या होगा, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स इजीली और आपको अकाउंटिंग टर्म्स पता चलेंगे। राइट, और क्या करना है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द थियरी बेस। चैप्टर के कंटेंट्स क्या है, राइट, दिस इज पार्ट 1। ओके, सो चैप्टर के कंटेंट्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देन अकाउंटिंग असम्पशंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। राइट, अगर मीनिंग देखें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सी हर एक फील्ड में उसके रूल्स, राइट, और एक्शंस वगैरह पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। राइट, वैसे ही अकाउंटिंग में भी ऐसे बहुत सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स है कि जो प्री डिफाइंड है या तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। राइट, तो कोई भी कंपनी में अगर अकाउंटेंट या तो कोई मैनेजर होता है, राइट, इन अकाउंट्स, वो लोग क्या करेंगे, दे विल फॉलो दिस रूल्स और यू कैन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। राइट, there are norms or rules which are followed in giving accounting treatment to various items of assets, liabilities, expenses and income. Right, अब ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। राइट, इसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप लोग जरूर उसे देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि ये टर्म्स का मीनिंग क्या है। राइट, सो अगर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है फॉर यू कैन से एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, राइट, तो आपको क्या चाहिए, यू नीड सर्टेन रूल्स या तो नॉर्म्स कि आप लोग कैसे करोगे। राइट, इसका ट्रीटमेंट कैसे दोगे अकाउंट्स में। सो इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। अब जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, राइट, अकाउंट्स में उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मतलब कि एवरी ईयर हमें उसकी वैल्यू रिड्यूस करनी है, और रिड्यूस क्यों करनी है, ड्यू टू यूज, राइट, और यूसेज। जो भी मशीन है, राइट, उसका यूज होगा हर एक साल। ओके, सो उसका वैल्यू हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है एवरी ईयर। राइट, तो ये हमें कैसे मालूम चला कि डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है ड्यू टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स। These principles are generally accepted by accountants based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. अब एट द ईयर एंड, राइट, हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ताकि पता चले कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जिससे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। राइट, सो इसके लिए भी ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे फैसिलिटेट अस इन प्रिपरेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। These accounting principles are classified into two main categories, right? Accounting concepts, जिसकी हम लोग बात करेंगे आगे, and accounting convention, right? Now, what are the features of accounting principles? Number one is accounting principles are man-made, right? ये कोई भगवान ने तो बनाया हुआ है नहीं, right? ये accounting principles हमने खुद ने बनाया है। It means they are the best possible suggestions based on practical experiences of, राइट, जितने जितने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों को होते गए इन द फील्ड्स ऑफ अकाउंट्स और यू कैन से कॉमर्स, राइट, वैसे वैसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप होते गए। राइट, दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट लाइक नेचुरल साइंसेस जो हम लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं। राइट, दिस आर समथिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, सेकंड इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, जैसे सिचुएशन होता है उस तरह से आप लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी चेंज कर सकते हैं। राइट, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया है तो आपको पूरी जिंदगी या तो जब तक आपका बिजनेस चले वही प्रिंसिपल फॉलो करना है, नहीं, आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट एंड चेंज विद टाइम। राइट, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, लेट से अभी जीएसटी चल रहा है, ओके, सो काफी सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप लोग चेंज भी कर सकते हो। Third is accounting principles are generally accepted. Accounting principles are the basis and guidelines for accounting and are generally accepted till they meet three criteria. Right? So accounting principles क्या है कि they are accepted universally. Right? और तीन मेन क्राइटेरिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए,
that is relevance, right? It should be relevant with your business, right? Objectivity, आपका जो भी business का objective है या तो accounting का objective है वो fulfill होना चाहिए, and feasibility, it should be feasible for your business and from the point of view of accounts. So these are the features of accounting principles. Next is fundamental accounting assumptions or concepts. अब basically there are three main assumptions, right? Fundamental accounting assumptions are the assumptions which are presumed to have been followed in preparing the annual accounts. Now these are certain assumptions, right? कि जिसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये तीन assumptions तो हमने follow किए ही है in our books of accounts, and it is compulsory also. Entities who do not follow accounting assumptions are required to disclose. हाँ, अगर किसी बिजनेस ने ये फॉलो नहीं किए तो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे डिस्क्लोज करना होगा, राइट? मतलब इसका सस्पेंस हमें क्रिएट नहीं करना है कि चलो भाई हमें अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं किया, हम किसी को नहीं दिखाएंगे, राइट? नहीं, एज पर दी रूल्स हमें क्या करना है, इसको डिस्क्लोज करना है इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलॉन्ग विद द रीजन. इसका रीजन भी हमें दिखाना होगा कि भाई हम लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, राइट? चलिए देखते हैं विच आर द थ्री टाइप्स ऑफ फंडामेंटल assumptions. नंबर वन इज गोइंग कंसर्न assumption, सेकंड इज कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड इज अक्रूवल, राइट? चलिए देखते हैं ये क्या है. Number one is going concern assumption. According to this assumption, it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business. मतलब कि हम लोग ये मानकर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं किसी भी बिजनेस का कि वो बिजनेस काफी लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है, राइट? इट हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट? अब हम लोग ये assumption क्यों लेते हैं? क्योंकि जो भी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं या तो जो भी हम लोग इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, राइट, वो हम लोग इस इंटेंशन से रिकॉर्ड करते हैं कि भाई बिजनेस कंटिन्यू करने वाला है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, राइट? मान लो कोई बिजनेस एक महीने में या तो एक साल में बंद हो जाने वाला हो, राइट? तो कोई उसके लिए अकाउंटिंग इतना सारा इन डेप्थ करेगा ही नहीं, या तो इतने डिटेल में कोई नहीं रिकॉर्ड करने वाला, राइट? सो आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट assumption इज गोइंग कंसर्न, मतलब कि हमें ये मान के ही चलना है कि हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं, राइट, या तो किसी बिजनेस का अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं वो बिजनेस लंबे टाइम के लिए चलने ही वाला है, कंटिन्यू करने वाला है, राइट? अब ये क्या हेल्प करेगा हमारे, इट हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. अब लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर क्या है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर क्या है, राइट? एक्सपेंडिचर इज बेसिकली अवर एक्सपेंसेस. तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसे डिफाइन होगा कि इफ वी आर अंडर द assumption that business is going to continue for long term. तो मान लीजिए आज कोई बिजनेस नई मशीनरी परचेस करता है, राइट, एंड एज पर द गोइंग कंसर्न assumption हम लोग ये मानते हैं कि ये बिजनेस तो लंबे टाइम तक चलने वाला है, तो प्लांट एंड मशीनरी का एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म. Various concepts of accounting, for example, depreciation is based on going concern as we assume that machinery will be used for a longer duration and thus we depreciate, that is reduce its original value every year. जैसे कि मैंने बोला कि हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो अब जैसे ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मतलब कि उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से कुछ परसेंटेज, 5%, 10% है, उसके भी रूल्स है, उस हिसाब से हमें उसको डेप्रिशिएट करना है एवरी ईयर. Second is consistency assumption, as the name suggests, right? According to this assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. मतलब ये लोग ये बताना चाहते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, राइट? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कीवर्ड्स जो है वो बोल्ड किए हुए हैं, राइट? सो इट विल बी इजियर फॉर यू. जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, राइट, वो हमें क्या करना है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है ईयर आफ्टर ईयर, राइट? मतलब हम लोग हर एक महीने को उसको चेंज नहीं कर सकते या तो एवरी ईयर भी चेंज नहीं कर सकते, राइट? क्लियर? बिकॉज इट इज नॉट सजेस्टेड, राइट? इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स एंड मेक्स इट इजी टू कंपेयर, राइट? अगर आप लोगों ने जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है या तो प्रिंसिपल्स है वो कंसिस्टेंटली अडॉप्ट किए तो इससे क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट्स इजी हो जाएगा कंपैरिजन के लिए, राइट? आप कोई भी 2 साल, 5 साल, 10 साल का अपना खुद का रिकॉर्ड या तो डेटा भी कंपेयर इजीली कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एवरी ईयर सेम रहे या दे वर कंसिस्टेंट. मान लीजिए आप लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हो, राइट? तो आप क्या होगा, आपका डेटा आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते इजीली, राइट? एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन वी यूज straight line method. Straight line method is one of the method, right, to charge depreciation, जिसपे हम लोग same amount of depreciation every year charge करते हैं, right? Which implies that every year same method to charge depreciation should be applied year after year.
अकॉर्डिंग टू द assumption हमें क्या करना है कि डेप्रिसिएशन के लिए जो स्ट्रेट लाइन मेथड हमने चूज किया है वो हर एक साल हमें अप्लाई करना है। However, right, अब यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। However, in certain circumstances method can be changed, right? मतलब जो हमने आगे पढ़ा था, right? They are accounting principles are not rigid, they are flexible, right? तो उसी पॉइंट में हम लोग ये बता सकते हैं, right, that in certain circumstances methods can be changed if required by law or change will result in more meaningful presentation, right? So there are two ways, either कि it is required by law तो आपको compulsory accounting principle या तो assumption change करना ही पड़ेगा, and secondly it results in more meaningful presentation, या तो अगर आपका accounting का presentation और अच्छे से हो सकता है और बेहतर हो सकता है, या तो it is more easier to understand, उस सिचुएशन में आप लोग अकाउंटिंग assumption या तो प्रिंसिपल चेंज कर सकते हो, या तो यू कैन से कि जो मेथड आप लोग यूज कर रहे हो या तो जो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो वो आप चेंज कर सकते हैं। चेंजेस इफ एनी अडॉप्टेड शुड बी डिस्क्लोज इन द अकाउंट्स, राइट? सो इट इज कंपलसरी कि अगर आप लोग कोई मेथड वगैरह जैसे कि डेप्रिसिएशन की मेथड की हमने बात की वो अगर चेंज कर रहे हैं, राइट, देन यू हैव टू डिस्क्लोज इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Third is accrual assumption. According to this, a transaction is recorded in the books of accounts at the time when it takes place. Right? Accrual मतलब कि जब हो जाता है या तो जब मिल रहा है, right? When it takes place and not when the settlement takes place. मतलब कि मान लो कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन आज हो रहा है, ठीक है, तो हमें उसी दिन पे उसको रिकॉर्ड कर लेना है। जब उसका सेटलमेंट होता है उस दिन की हमें राह नहीं देखनी है, राइट? एग्जाम्पल, इनकम और रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड इनटू अकाउंट्स व्हेन सेल्स टेक प्लेस और डिलीवरी इज गिवन। मान लीजिए कोई बिजनेस है और उसमें सेल हो रहा है ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जिस दिन पे सेल हो रहा है, ठीक है, हम लोग कस्टमर आता है हम लोग उसको बेच देते हैं माल या तो सामान, उसी दिन पे हमें क्या करना है उसका इनकम या तो रेवेन्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर देना है, मतलब कि रिकॉर्ड कर लेना है। इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। मान लीजिए वो कस्टमर हमारे पास आता है और गुड्स या तो सर्विस लेकर चला जाता है, ठीक है, वो उस टाइम पे हमें पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, देन इट इज फाइन, लेकिन हमें उसी दिन पे क्या करना पड़ेगा, वो ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अक्रूवल असम्पशन। लेट्स से यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, वी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर लोकेश ऑन 1st अप्रैल 2020 एंड ही टुक द डिलीवरी आल्सो। अब मिस्टर लोकेश आते हैं और गुड्स लेकर चले जाते हैं, ही पेड द कैश अगेंस्ट आवर सेल्स ऑन 5th of May 2020, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है दैट कि ट्रांजेक्शन हुआ 1st of April को, लेकिन हमें एक्चुअल रियलाइजेशन या तो पेमेंट कब मिल रहा है 5th of May को, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्रूवल असम्पशन हम लोग क्या करेंगे, वी नीड टू रिकॉर्ड सेल्स इन आवर अकाउंट्स ऑन 1st of April itself and not on 5th May when actual cash is received. Similarly, expenses is regarded as incurred when the goods or services are purchased and an obligation to pay for them is assumed, right? जैसे इनकम और रेवेन्यू के लिए एप्लीकेबल है वही सेम वो एक्सपेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। जिस दिन पे हम लोग कुछ परचेज वगैरह करके आते हैं उसी दिन पे हमें उसको रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे उसका पेमेंट हम लोग किसी और दिन को करें या तो किसी और डेट को करते हैं। क्लियर? चलिए अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। देयर आर बेसिकली 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट? नंबर 1 इज अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जहाँ पे अकाउंट्स और बिजनेस की बात करते हैं ये लोग। देन सेकंड इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, राइट? थर्ड इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फोर्थ इज फुल डिस्क्लोजर, फिफ्थ इज मटेरियलिटी, सिक्स्थ इज प्रूडेंस विच इज इम्पोर्टेंट और काफी बार क्वेश्चन में ये आता है। 7 is cost or historical cost concept, 8 is matching concept, 9 is dual aspect, 10th is revenue recognition and 11th is verifiable objective। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे काफी बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, राइट? चलिए देखते हैं। नंबर 1 इज अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, मतलब कि बिजनेस अलग बात है और ओनर एक अलग बात है, right? They are both separate parties in the view of accounts. Therefore, business transactions are recorded in the books of accounts from business point of view and not from that of the owners, right? तो जो भी business transactions है वो हम लोग क्या करते हैं, business का सोच कर रिकॉर्ड करते हैं, right? ओनर की क्या मर्जी है वो हमें नहीं सोचना है, right? So we have to think from the point of view of business. सेकंड, ओनर्स आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। क्रेडिटर्स ये टर्म हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले वीडियो में कवर किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने प्रोवाइड किया है, तो जरूर से जाकर वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, राइट?
चलिए, ओनर्स आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स, दैट इज हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंड बिजनेस इज बाउंड टू पे देम बैक, राइट। ओनर्स क्या है कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो बिजनेस के लिए उसके ओनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स, मीन बिजनेस को वो पैसे ओनर्स को वापस करने हैं, राइट, एट सम फ्यूचर डेट। Amount in the credit of the capital is a liability of the enterprise towards the proprietor, मतलब कि बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, मतलब बिजनेस को वो पैसे वापस करने हैं। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू एवरी फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, राइट। ये प्रिंसिपल हर एक एंटिटी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो या तो पार्टनरशिप फॉर्म हो, राइट। इट मीन्स दैट बिजनेस एंड द ओनर आर टू सेपरेट पार्टीज। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड मुकेश अंबानी आर रिकॉग्नाइज्ड एज टू सेपरेट आइडेंटिटीज, ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विद व्यू पॉइंट ऑफ रिलायंस कंपनी। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने हैं, राइट, उसको हमें किसको ध्यान में रखना है, रिलायंस कंपनी को, नॉट मुकेश अंबानी, राइट। सो दिस सजेस्ट दैट दे आर बोथ सेपरेट पार्टीज। Second is money measurement principle. According to this principle, transaction and events that can be measured in terms of money are recorded in the books of account. मतलब कि सिर्फ monetary transactions हमें record करने हैं, non monetary transactions accounts में record नहीं होते। इसको एक limitation भी आप बोल सकते हो। Thus it suffers from two limitation. Number one is obvious, non monetary transactions are not recorded. यहाँ पे मैंने example लिया है कि value of accountant, right, किसी भी कंपनी में जो accountant होता है, right, चाहे वो कितना भी important हो कंपनी के लिए, लेकिन उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है नहीं, इसलिए हम लोग उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट। सेकंड इज वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू। स्टैटिक वैल्यू इन द सेंस कि मान लीजिए आप कोई प्लांट एंड मशीनरी आज परचेज करके आते हैं ऑन 1st of April, ठीक है। तो अकाउंट्स का ये लिमिटेशन क्या है कि 1st of April में मान लीजिए वो मशीनरी मैंने 10 लाख रुपए में परचेज किया, राइट। सब ये स्टैटिक वैल्यू होगा, मतलब कि मान लीजिए 6 महीने के बाद वो मशीनरी की वैल्यू 10 लाख से कम होकर 9 लाख हो जाती है, तो हम लोग अपने अकाउंट्स में उसकी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, राइट। सो वंस इट इज रिकॉर्डेड, ठीक है, तो वो वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, स्टैटिक वैल्यू हो जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन वैल्यू। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। थर्ड इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, राइट। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल मतलब फाइनेंशियल ईयर भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ एन एंटरप्राइज और एनी बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड्स so that it is easy to measure its performance and maintain records, right। अकाउंटिंग पीरियड हम लोगों ने क्यों डिसाइड किया है, ताकि स्मॉलर पीरियड्स में हम लोग अकाउंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, और इट इज इजी टू मेंटेन ऑल्सो। सेकेंडली इट इज इजी टू कंपेयर, और अगर 1 साल का रिकॉर्ड है तो उसको यू कैन से कि रिकॉर्ड करना भी और मेंटेन करना भी इजी हो जाता है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैंकर्स, ओनर्स, मैनेजमेंट रिक्वायर इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स। अब ये जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, राइट, जैसे कि बैंकर्स, जिन लोगों ने हमें लोन वगैरह दिया होगा, देन दी ओनर्स, मैनेजमेंट, राइट, उनको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड पहले से प्री डिसाइडेड है, राइट, तो हम लोग इजीली उनको ये रिकॉर्ड फेच करके प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर अकाउंटिंग पीरियड जैसा कुछ होता ही नहीं, राइट, तो हम लोग कितने साल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, राइट, एंड हम लोग कभी भी उसको डिवाइड नहीं कर पाते इजीली, ओके। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स टू असेस टैक्स ड्यू फ्रॉम द एंटरप्राइज। अब गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक साल दे चार्ज टैक्स ऑन योर इनकम, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए भी ये इजी हो जाता है कि अगर आपके पास हर एक साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इजीली अवेलेबल है, देन द गवर्नमेंट कैन असेस योर टैक्स लायबिलिटीज ऑल्सो, राइट। In view of how life of the enterprise is divided into smaller periods, usually 1 year. अब accounting period usually 1 year का होता है, which is known as accounting period. Currently, our accounting period is followed from 1st of April to 31st March. Right? हमारे यहाँ मतलब कि जो इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल फॉलो होता है, इट स्टार्ट्स, और उसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April and it ends on 31st March. So it is a period of 12 months, that is 1 year. Thus, accounting period principle shows that during this period of 1 year, various books of accounts and financial statements have to be prepared, right? Accounting period से और एक चीज क्या पता चलती है कि हमें हर एक साल या तो starting from 1st of April and ending on 31st March हमारे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं और उसको प्रेजेंट करना है, राइट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड वेरियस अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। सो आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।